हाँ, आज हम लोग जिस क्रिटिकल थिंकिंग या इंटरनेट पर फेक न्यूज को पकड़ने की बात करते हैं ना, उसका एकदम सटीक फॉर्मूला हजारों साल पहले भारत में लिखा जा चुका था। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी स्मार्टफोन या गूगल के। बिल्कुल। और ये सुनने में वाकई बहुत दिलचस्प लगता है, खासकर आज के इस सूचना विस्फोट वाले युग में जहां हर तरफ बस डेटा का शोर है। आज के इस डीप डाइव में हम राजनीश कुमार शुक्ला जी की पुस्तक भारत की ज्ञान संस्कृति एक नव उन्मेष पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और इस चर्चा का एक बड़ा मिशन ये है कि हम उस औपनिवेशिक चश्मे को उतार फेंकें जो ज्ञान को सिर्फ किताबों में बंद डेटा मानता है। हमें ये समझना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा असल में एक सक्रिय और जीवंत अनुभव कैसे है। सही कहा आपने। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने कहीं न कहीं ज्ञान को केवल मृत अक्षरों का संचय बना दिया था। मतलब अगर कोई चीज किसी लेबोरेटरी में मापी नहीं जा सकती तो वो ज्ञान ही नहीं है। वही तो, इस किताब के स्रोत वेस्टर्न नॉलेज और भारतीय विद्या के बीच का जो अंतर बताते हैं वो सच में बहुत गहरा है। इस अंतर को समझना सबसे जरूरी है। जो पश्चिमी नॉलेज है ना, वो मुख्य रूप से सूचनात्मक प्रवीणता है, यानी आपके पास कितने फैक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन इसके विपरीत जो विद्या है वो एक अनुभवजन्य जीवन प्रक्रिया है, वो ज्ञान जिसे आप असल में जीते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, नॉलेज किसी डिश की रेसिपी को किताब से रट लेने जैसा है कि भाई नमक कितना डालना है और आंच कितनी रखनी है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। हाँ, और विद्या का मतलब है असल में रसोई में जाना, मसालों की महक को महसूस करना और उस डिश को पकाना और चखना। जब तक रेसिपी के शब्द स्वाद न बन जाएं, तब तक वो विद्या नहीं है। बिल्कुल। और इस एनालॉजी से एक बात और साफ होती है कि विद्या कभी भी किसी विशिष्ट वर्ग की बापोती नहीं रही। इसको सहज प्रज्ञा यानी आम इंसान की स्वाभाविक समझ के जरिए सब तक पहुंचाया गया। राइट। चाहे योग हो, आयुर्वेद हो या संगीत, इन सब के जरिए बहुत जटिल दार्शनिक सूत्रों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर विद्या एक ऐसी प्रायोगिक और व्यक्तिगत यात्रा है तो उसको परखने का पैमाना क्या है? क्योंकि एक बहुत आम भ्रांति है कि भारतीय दर्शन तो सिर्फ श्रद्धा या अंधभक्ति पर टिका है, कि गुरु ने कह दिया तो बस सच है। ये भारतीय दर्शन के बारे में सबसे बड़ा मिथक है। ज्ञान को परखने का पैमाना श्रद्धा नहीं बल्कि न्याय है। न्याय दर्शन सत्य की खोज की एक बेहद कठोर और अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें किसी भी तर्क को पंचावयव पद्धति से परखा जाता है। ये पचवायव पद्धति सुनने में बहुत भारी और तकनीकी लग रहा है। क्या हम इसको किसी आम उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि इस खास पत्ते को खाने से एक दिन में वजन कम हो जाएगा। अब ये पहली सीढ़ी है प्रतिज्ञा, यानी कोई दावा करना। ठीक है, क्लेम हो गया। अब दूसरी सीढ़ी है हेतु यानी कारण। ये पत्ता वजन क्यों कम करेगी? अगर मैसेज में इसका ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं है तो तर्क यहीं गिर जाता है। और अगर मान लीजिए उसने कोई मड़घड़ंत कारण दे भी दिया तो फिर तीसरी सीढ़ी आती होगी उदाहरण, कि क्या इसका कोई सार्वभौमिक उदाहरण है जिसे सिद्ध किया जा सके? सही पकड़ा आपने। फिर चौथी सीढ़ी उपन्याय में उस उदाहरण को आपके वर्तमान दावे के साथ जोड़कर देखा जाता है। और अंत में पांचवी सीढ़ी निगमन यानी निष्कर्ष निकलता है। ओ वाओ, मतलब अगर इंटरनेट की कोई भी फेक न्यूज इन 5 सवालों के छलनी से गुजरे तो उसका खोखलापन तुरंत सामने आ जाएगा। ये तो हजारों साल पुरानी क्रिटिकल थिंकिंग है। बिल्कुल, वही तो। और अगर तर्क को परखने का तरीका इतना वैज्ञानिक था तो उसे सहेजने वाली भाषा भी उतनी ही वैज्ञानिक थी। स्रोतों में पाणिनीय व्याकरण और वेदों में छंदों के एक पूरे गणितीय विन्यास का जिक्र है, जैसे गायत्री और त्रिष्टुप छंद। हाँ, हमारी परंपरा में भाषा सिर्फ विचारों के आदान प्रदान का टूल नहीं है। इसे नाद ब्रह्मा कहा गया है। शब्द और ध्वनियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संवाहक हैं। एक मिनट, ब्रह्मांडीय ऊर्जा? ये सुनने में थोड़ा जादुई या अंधविश्वास जैसा नहीं लगता? क्या विज्ञान इसका समर्थन करता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध अकूस्टिक्स और न्यूरोबायोलॉजी है। वेदों में मंत्रों को 3 स्वरों में बांटा जाता है, उदत्ता, अनुदत्ता और स्वरित। उदत्ता यानी ऊंचा, अनुदत्ता यानी नीचा और स्वरित यानी मध्यम। ठीक है। जब कोई व्यक्ति इन विशिष्ट गणितीय लय और फ्रीक्वेंसीज में मंत्रोच्चारण करता है तो उसके गले और तालू से निकलने वाले वाइब्रेशंस
सीधे वागस नर्व को उत्तेजित करते हैं। जिसका मतलब है कि ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये हार्ट रेट को धीमा करता है और मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे पैदा करता है ना? एकदम सही। ये वही तरंगे हैं जो गहरे ध्यान के समय निकलती हैं। इसीलिए ये सिर्फ कविता नहीं है, ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से इंटरनल और एक्सटर्नल यूनिवर्स के बीच संतुलन बनाने का विज्ञान है। तो ज्ञान यहाँ सिर्फ एक विचार में ही रहता, वो एक भौतिक स्पंदन बन जाता है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इस डीप डाइव का निचोड़ यही निकलता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ लाइब्रेरीज की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं थी। हाँ, ये जानने और जीने को एक ही प्रक्रिया बनाने का मार्ग है। हमें सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि ज्ञान का दृष्टा बनना होगा। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार स्रोतों से निकलता है, वेदों की शाश्वतता और स्थानीयता का। प्राचीन ज्ञान हिमालय से निकलने वाली उस नदी की तरह है जो अलग अलग जगहों से गुजरते हुए वहां का स्थानीय आकार ले लेती है, पर उसका मूल जल शाश्वत रहता है। बिल्कुल, वो अपनी पवित्रता खोए बिना हर युग और हर समय के अनुकूल ढलने की क्षमता रखता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तेज डिजिटल युग के भूगोल में ये शाश्वत ज्ञान भविष्य में कौन सा नया स्वरूप लेगा? क्या एल्गोरिदम्स के इस दौर में भी हम उस ज्ञान के असली स्पंदन को महसूस कर पाएंगे? इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।